नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से या मेडिलिंक जो हमारी ब्रांच है डॉक्टर ईसा लैब की, वहाँ उसकी तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और डॉक्टर ईसा लैब सिर्फ लेबॉर्ट्री नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जो अवेयरनेस सेशन करते हैं और फ्री कैंप्स लगाते हैं और स्कूल कॉलेजों में भी जाते हैं और हम तमाम बीमारी के लिए ये काम करते हैं, प्रिवेंशन पे भी और अवेयरनेस के लिए भी, और फ्री कैंप्स भी लगाते हैं। तो आज जो ये हमने अवेयरनेस के लिए सेशन रखा है, क्योंकि 14 जो नवंबर है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डायबिटीज डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है, और आज हम उसी हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि तमाम दुनिया के लोग और जो पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, और आप सबको ये पता है कि डायबिटीज दुनिया में बढ़ती जा रही है। इस वक्त 463 मिलियन लोग हैं जो पूरी दुनिया में वो डायबिटिक हैं, और पाकिस्तान हमारे मुल्क में तकरीबन जो बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 20 मिलियन 2 करोड़ लोग डायबिटिक हैं पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी फिगर है, और इसके हवाले से फ्यूचर में बहुत सारे नुकसान होते हैं, और उसको पूरी जिंदगी के लिए तो हम इसको रोक भी सकते हैं अवेयरनेस के जरिए, और लोगों को सेहतमंद बना सकते हैं। तो इसी हवाले से हम आज ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि आप लोगों को तम, और हमारे साथ जो हैं डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब आज हमारे साथ हैं, जो यहाँ मेडिलिंक में भी होते हैं और आगा खान हॉस्पिटल में भी बैठते हैं। वो एक कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोग उससे फायदा उठाएं, और ये मालूमात जो आपको हमारे डॉक्टरों से, इसके बाद भी हम डॉक्टर जमान शेख साहब से भी एक सेशन करेंगे। तो अभी जो हमारे डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब को आप सुनेंगे, और उस पे मैं जो कीमती बातें उस पे आप अमल करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब, यू वेलकम सर, आपने बहुत टाइम दिया। मैं इस डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप रोजाना जो मरीज देख रहे होते हैं उसमें बहुत सारे डायबिटिक हैं, तो पहले तो हमारी आवाम को ये बताना चाहिए कि इसका वजह क्या है कि जो डायबिटीज लोगों को हो रही है, रीजन क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन पहली दफा हमें पता लगा है कि डायबिटीज कितनी है पाकिस्तान में, और ये क्रेडिट जाता है बाइड इंस्टीट्यूट को, जो कि डायबिटीज का इंस्टीट्यूट है, जिसमें उन्होंने ये सर्वे की सेंसस के साथ, पॉपुलेशन के साथ बड़ी मेहनत से अपनी टीमें भेजी। और बाइड में मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने ये काम जी बासित साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीड किया ये और ये काम कराया। तो उससे मालूम हुआ कि तकरीबन 20 मिलियन लोग प्रोवन डायबिटीज है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की शुरुआत है वो तो उसमें काउंट ही नहीं और अनगिनत होंगे। तो इसलिए ये तो एपिडेमिक प्रोपोर्शन हुई ना, तकरीबन 10% पॉपुलेशन को। तो इसलिए इसके कॉज क्या है, पहले तो हमें गैदर इंफॉर्मेशन करनी है कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज क्या है। अब हमने देखना है कि डिजीज की शुरुआत कैसे होती है, क्या तदाबीर हम इस्तेमाल करें तो इसकी रोकथाम के लिए, इसको बढ़ने से रोकें, इसकी ट्रीटमेंट कैसे एग्रेसिवली होती है ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल कर सके। ये बात मैं शुरू से आपको कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, यानी खामोश मौत। इसमें कोई सिम्टम नहीं होते, आपका शुगर 300 भी हो 400 भी हो आपको महसूस नहीं होगा, और लेकिन अंदर आपके बॉडी में डैमेज होती रहेगी। इसलिए लोग इसका इलाज नहीं कराते, और ये एक बात है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है अनडिटेक्टेड हो जाती है। हमारा प्रोफेसर कहता था ये 40 साल पहले कि अगर डायबिटीज मदर ऑफ ऑल डिजीज है, अगर आप डायबिटीज को सही ट्रीट करें तो ना आपको कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट की जरूरत होगी और ना किडनी सेंटर्स की, क्योंकि दोनों ये बीमारियां किडनीज और हार्ट की, इनका ओरिजिन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। अब डायबिटीज में कई किस्में होती हैं। पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 कहते थे डायबिटीज को। टाइप 1 वो होती है डायबिटीज कि जिसमें इंसुलिन लगानी पड़ती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और टाइप 2 वो होती है जो कि मिडिल एज में होती है, अमूमन विरासत से मिलती है, मोटापेपन से होती है, एल्डरली एज में होती है, और उसमें इन द बिगिनिंग इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन
की ज्यादती होती है जिस्म में, बस इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो इसलिए उसको टाइप 2 कहते हैं। स्वीडन में एक स्टडी हुई थी और उन्होंने इसकी वजाहत करके इसके 7 ग्रुप्स बनाए थे, क्लिनिकल ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स डायबिटीज के। और वो जो डायबिटीज के ग्रुप्स हैं उनके होने से ये फायदा है कि हमें मालूम होता है कि किन को आपने इंसुलिन देनी है, किन ग्रुप्स का खास ख्याल रखना है आपने, ओल्ड एज में क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। जो मोटापे के साथ डायबिटीज के आते हैं उनका इलाज बिल्कुल फर्क है, जो यंग बच्चे इंसुलिन के डिपेंडेंट है उनका इलाज बिल्कुल फर्क है। तो ये 7 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स का काम है। मैं तो आज पब्लिक अवेयरनेस का सेक्शन है, आपको इस लिहाज से आप वजाहत करना चाहता हूँ कि शुगर है क्या। शुगर डायबिटीज अगर ज्यादा हो ब्लड में शुगर तो उसको डायबिटीज कहते हैं। अब इसकी शुरुआत से पहले 4 स्टेजेस होते हैं डायबिटीज के। एक होता है स्टेज इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बना रहा है वो ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपका जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस्तेमाल कौन से ऑर्गन करते हैं, या आपके चर्बी वाला जो हिस्सा है जिस्म का, जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन को, एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो ये 2 हिस्से, इनमें इंसुलिन होती है लेकिन ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन सेल्स के जा नहीं पाते, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर एक स्टेज आता है प्री डायबिटीज का। 100 मिलीग्राम तक जो है शुगर नॉर्मल होती है, 100 मिलीग्राम से 125 तक आप प्री डायबिटिक स्टेज पे होते हो। मतलब कि आपको डायबिटीज अभी शुरू नहीं होती लेकिन डायबिटीज की शुरुआत है। और इस स्टेज पर भी डायबिटीज का कंट्रोल करना और रोकना बड़ा अहम होता है ताकि इंसान फुल फ्लैग डायबिटीज बना जाए। तीसरा स्टेज होता है जब डायबिटीज यानी ब्लड शुगर फास्टिंग आपकी 126 से ज्यादा होती है और खाने के बाद 160 से ज्यादा होती है, तो वो ऑब्वियस डायबिटीज होती है। और एक होती है कि जैसे ही डायबिटीज शुरू हो तो सिर्फ शुगर का कंट्रोल नहीं, 5-6 चीजें डायबिटीज में बड़ी जरूरी है ट्रीट करनी। वो है आंखों की बीनाई, गुर्दे की हिफाजत, दिमाग की शराइन की हिफाजत, पाँव के शराइन। आपने देखा है कि डायबिटीज के लोगों को गैंग्रीन होती है, उनके पाँव खाली हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि भाई ये कब हुआ है, क्यों हुआ है। और इसी तरह दिल की रगें तंग हो जाती हैं और नर्व्स की जो हैं उनमें उनकी नशोनुमा खत्म हो जाती है अगर डायबिटीज ज्यादा हो, और आपको फीलिंग नहीं होती। कहते हैं ना हाथ पाँव में सुई चुभती है, तलियां जलती हैं, पर ये डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन होती है। तो जो सही इलाज है डायबिटीज का वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेज पर होना चाहिए। इसलिए आप अगर आपके वालिदैन में डायबिटीज है या आपको भूख लगती है ज्यादा और खाना खा के आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है, या आपको पेशाब ज्यादा आता है या आपको भूख ज्यादा लगती है, तो पॉसिबल इंडिकेशन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और वो डॉक्टर डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा स्टेज है कि प्री डायबिटीज का, आपकी शुगर 100 से 125 है। ये 100 क्यों हुई शुगर? जब हम तालिब इल्म में थे तो 126 कट ऑफ पॉइंट था, फिर 110 हुआ और 100 हुआ फिर आजकल। इसलिए कि 100 के ऊपर आपकी आंखों की पर्दे पर आपको नजर आता है कि शराइन तंग हो जाती हैं। आंखों के पर्दे को रेटिना कहते हैं और बीमारी को रेटिनोपैथी। तो ये जो है आपको 100 मिलीग्राम पर डिटेक्ट होती है, इसलिए ये 100 मिलीग्राम का लेवल रखा गया है एंड नॉट 95 या 105। इस स्टेज पर भी अगर आप उनकी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी चावल निशास्ते वाली चीजें रिस्ट्रिक्ट करें, एक्सरसाइज कराएं और लोगों को एक मामूली ग्लूकोफेज एक मेटफॉर्मिन दवाई अगर दें तो काफी हद तक आप मोटापापन कंट्रोल करें, डिसिप्लिन करें, डाइट एक्सरसाइज, तो ये कंट्रोल हो सकता है। और कई लोग फिर उनकी डायबिटीज की डेवलपमेंट डिले हो सकती है। तो ये मेरी जो ख्वाहिश है आज आपको अवेयर करने की कि आपको अगर वालिदैन आपके डायबिटिक हैं, आपको ज्यादा भूख लग रही है, खाने से तसल्ली हो जाती है,
बार बार पेशाब आता है, भूख ज्यादा लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से चेक कराएं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज तो नहीं है, और अगर है तो वो इसको बड़ा इफेक्टिवली डाइट और चंद दवा से भी कंट्रोल कर लेगा। तीसरा स्टेज है कि जब डायबिटीज डेवलप हो जाती है, यानी 126 आपकी फास्टिंग शुगर एक्सीड हो जाती है, रैंडम शुगर 2 घंटे खाने के बाद 160 से ज्यादा हो जाती है, और आपका एक 3 महीने वाला मजबूरी शुगर जिसको HbA1c कहते हैं वो 6.5 से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप डाइट भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ डाइट और वो जो है एक्सरसाइज वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे इस्लाम में आपको एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। आजकल चाइना से बड़े सस्ते भी आ गए हैं, तो उससे अपने ग्लूकोज घर पे चेक करना चाहिए आपको, नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। और अगर ये लेवल्स ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। वो डॉक्टर आपका जो है आपको प्लान करके देगा कि क्या दवाई खानी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है। तो ये एक स्टेज आता है, लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस स्टेज पर ज्यादातर डॉक्टर हमारे जो हैं वो शुगर की कंट्रोल की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एक चीन में 2500 साल पहले एक फिजिशियन था, उसने कहा 3 किस्म के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं रूटीन डॉक्टर, जो कि फुल ब्लोन डिजीज, जबकि डिजीज बढ़ जाती है उसको ट्रीट करते हैं। एक ऑर्डिनरी डॉक्टर होते हैं जो कि अगर डिजीज डिटेक्ट हो तो उसको ट्रीट करते हैं। तीसरे किस्म के जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट करते बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकते हैं, ताकि उसकी ये नहीं कि उसका इंतजार किया जाए कि आपको अंधापन हो जाए तो फिर इलाज करें, या दिल की रग बंद हो जाए तब इलाज करें, या आपकी दिमाग की रग बंद हो जाए तब इलाज करें। वो डॉक्टर अच्छा है जो उसी वक्त तदाबीर आपको और दवाई ऐसी बताता है कि ये मॉडर्न बीमारियां आइंदा आपको हो ही ना। तो सही कंट्रोल डायबिटीज का ये है, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जिनका इंटरेस्ट डायबिटोलॉजी में हो, जो आपको डिसिप्लिन बताएं, रूटीन बताएं कि कैसे इलाज करना है। और एक दफा आपको डायबिटीज हो जाए तो लाइफस्टाइल का मतलब है कि अपना वेट को कंट्रोल करना, अपने खाने पीने को कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना। ये 3 चीजें तो आपने सारी उम्र करनी है। उसके साथ आपको बाज़ दफा गोलियां दी जा सकती है, बाज़ दफा इंसुलिन दी जा सकती है, और अब नई दवाइयां आई हैं जिनको GLP-1 कहते हैं, वो हफ्ते में एक दफा इंजेक्शन लगता है, उससे भी शुगर कंट्रोल हो सकती है, इंसुलिन। तो ये जनरल वो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अक्सर यही होता है कि पहले जो शुगर बढ़ती थी वो डेवलप्ड कंट्रीज में, अभी जो शुगर बढ़ रही है वो डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे लोग हैं वो ज्यादा ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, अक्सर जो शादियों में या लेट नाइट खाना, जैसे यूरोप के लोग होते हैं 6 बजे खा लेते हैं तो उनका डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारे लोग 12-12 बजे तक खाते हैं, 1 बजे खाते हैं और सो जाते हैं। ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो मीठा भी बहुत कर रहे हैं, और हलवा पूड़ी और जो हमारे यहाँ जो चीजें हो रही है, तो इस वजह से या माइग्रेशन जो हो रही है हमारे पास रूरल से अर्बन, तो उसकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, या हमारे पास फ्राई फूड्स सडनली जो पहले नहीं थे अभी उनका, तो ये जो काजेज हैं इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, लोग इससे कैसे बचें और अपना मुस्तकबिल में हमारे यहाँ डायबिटीज ज्यादा ना बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुराने जमाने में लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे, देसी घी के पराठे खाते थे, चूरन खाते थे, उसका ये चीजें इस्तेमाल करते थे, गोश्त सब कुछ खाते थे, लेकिन इंसिडेंस ये डिजीजेस का नहीं होता था, इसलिए कि वो वॉक करते थे, मीलों मील चलते थे। आप देखें कि मोटापा बहुत कम होता था पहले। आजकल बच्चों में देखें जो सारे मैकडॉनल्ड्स और ये KFC और जंक फूड खा के, और एवरेज बच्चों का वजन देखें कितना ज्यादा है। हमारी जनरेशन में अब एनर्जी ओवरलोड ज्यादा हो गया है, और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, नेचुरल फूड नहीं है। पहले नेचुरल फूड खाते थे लोग, सब्जी दाल, आजकल लेज चिप्स खाते हैं,
कोको कोला पीते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो प्लेजर तो इंसान को बहुत देती है, लेकिन उनकी आदत हो जाती है, उनका मजा चढ़ जाता है, लेकिन उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी चर्बी में डेवलप हो जाती है और हमारी जो लबलबा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। तीसरी बात ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। अब टेलीविजन में देखें, टेलीविजन में भी रिमोट इस्तेमाल होता है, एक कैलकुलेशन होती है, अगर सिर्फ आप जाके टेलीविजन ऑन ऑफ करें तो आप कितने मील एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो भी चली गई। अपनी कन्वीनियंस के लिए अब मोबाइल फोन हो गए हैं, जरा बाहर जाना है तो कार पर जाना है, तो एक्सरसाइज बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है। और तीसरी चीज जो कि हमें ज़हन में रखनी चाहिए, स्ट्रेस। आजकल हर आदमी पैसे के चक्कर में कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा कमाए, और जो भी उनके पास है उससे इक्तफा नहीं करते कि काफी नहीं है आपके पास। यानी आदमी के पास सुजुकी है तो मर्सिडीज का सोचता है, मर्सिडीज है तो रोल्स रॉयस का सोचता है। हर वक्त हम कंपटीशन में रहते हैं कि उनकी शादी में तो उन्होंने ये दिया वो दिया, इसलिए आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता। अगर आपके पास छत है रहने के लिए, आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, आप अपने घर में रहते हैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। बाकी चीजें तो लग्जरीज है, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना नहीं। तो अपने स्ट्रेस आप सेल्फ इम्पोज करते हैं। आपके बच्चे आते हैं घर में, कहते हैं जी उनके पास तो नोकिया और फलाना फोन है सैमसंग, और आपने मुझे 2000 का फोन दे दिया। तो बच्चे भी ये प्रेशर देखा देखी आप पर डालते हैं। तो 3 चीजें हैं, प्रोसेस फूड्स, नो टाइमिंग्स, आपके फूड के कोई 12 बजे आ रहा है खा रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। नंबर 3 स्ट्रेस। ये 3 चीजों ने ये बीमारी को बहुत ज्यादा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत होती हैं जो हमारे पास लोग डरते नहीं हैं उससे, और जब हो जाती हैं तो क्योंकि वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं होती है। एक दफा जो आपका हो गया, मैं बीइंग आई स्पेशलिस्ट मैं भी देखता रहता हूँ, और ये एक कॉमन है कि अमेरिका जैसे मुल्क में सर जो बीनाई है, शुगर वाले मरीज 2000 ब्लाइंड होते हैं एवरी मंथ, मतलब 24,000 लोग वहां ब्लाइंड होते हैं शुगर की वजह से। ये अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, इतनी सहूलतें हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, तो हमारे मुल्क में तो बहुत उससे बुरा हाल है जो लोगों को पता भी नहीं है। हमारे पास उसके स्टेटिस्टिक्स भी नहीं है हमारे पास लोगों को बताने के लिए कि कितने ब्लाइंड होते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप बताएंगे। जैसे ये भी कहा जाता है कि एसआईयूटी में जितने लोग ज्यादा रीनल फेल्यूर का हाल है तो उसमें मेजॉरिटी डायबिटिक है। तो आप लोगों को इस पे थोड़ा बताएं कि वो इसका ख्याल करें कि मुस्तकबिल में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। 99% लोग उसमें खुश हो जाते हैं अगर उनकी शुगर लेवल ठीक हो, तो वो समझते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो। बिल्कुल, कि शुगर लेवल आपका फास्टिंग 110 है, रैंडम शुगर आपका 140 है, HbA1c 6.5 है। और इसमें मैं अपने डॉक्टर्स की तरफ भी इसकी तवज्जो डालना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर इसको समझते हैं कि अच्छा इलाज है, उनको मैं शुगरologist कहूंगा कि वो सिर्फ शुगर। अगर आपने डायबिटोलॉजिस्ट बनना है तो आपने कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है। उनको पूरा एक मेन्यू देना है, एक्सरसाइज का, डिसिप्लिन का, उनकी सिगरेट स्मोकिंग आपने रोकनी है, उनके वेट को कंट्रोल करना है, उनकी डाइट को आपने बताना है कि आपका नाश्ता जो है, हम इस वक्त आपने जो बड़ा अच्छा जिक्र किया, हम थोड़ा नाश्ता खाते हैं, लेट लंच करते हैं और दबा के खा के सो जाते हैं, रात को एक्सरसाइज नहीं होती और हमारी फास्टिंग शुगर कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसको हमने रिवर्स करना है, हमने अच्छा नाश्ता करना है, लेट लंच करनी है, और रात को हम यूरोपियन टाइप का खाना, यूरोपियन मीन्स की शोरबा खा ले, दही खा ले, सलाद ले ले, टिक्का ले ले, जरूरी है रोटी चावल रात को खा ले। अगर हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें शुरू से तो काफी हद तक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेंसिबल और एक्सपर्ट डॉक्टर वो होता है जो शुगर कंट्रोल के अलावा लाइफस्टाइल भी चेंज करे और मॉनिटरिंग करे कि गुर्दे खराब तो नहीं हो रहे, आपके आंख के पर्दे में खराबी तो नहीं हो रही, आपके दिल में कोई वैल्व बंद तो नहीं हो रहा, रग बंद तो नहीं हो रही, दिमाग की रग तो ठीक काम कर रही है, गुर्दे का फंक्शन ठीक है। और जिस तरह कार की सर्विस आप कराते हैं हर 3 महीने के बाद, तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो इन सब चीजों को हर 3 महीने के बाद चेक करेगा, और जैसे ही उनमें कोई खराबी ऊपर नीचे हो तो फौरन उसका इलाज कर देगा।
इस तरीके से अगर हम इलाज करें तो हम काफी हद तक डायबिटीज को रोक सकते हैं। दूसरा इसमें बड़ी अहम चीज है कि पहले हम जो जितनी भी अच्छी दवाइयां हैं इस्तेमाल करते थे, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो उनसे ज्यादा हम 15% तक कॉम्प्लिकेशन रोक सकते हैं। अब एक नई दवाइयां आई हैं जो पेशाब के रास्ते शुगर निकालती हैं, जिनको SGLT2 कहते हैं, और एक GLP-1 दवाई है जो आंतों में एक हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियास पर असर करता है। उसका मसनूई दवाइयां भी लिखनी है, खाने की भी और इंजेक्शन की। अगर ये नई दवाइयां हम शुरू से इस्तेमाल करें तो जो हम किडनी डैमेज और हार्ट डैमेज है वो 30 to 40% तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया सर आपने। जो लेट नाइट खाते हैं इसके लिए एक मशहूर कहावत है जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, टेक लंच लाइक अ प्रिंस एंड टेक डिनर लाइक अ बेगर। लेकिन हम लोग पाकिस्तान में हो या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें उल्टा काम करते हैं। तो मेजॉरिटी हमारे जो पाकिस्तानी वो नाश्ता तो करते ही नहीं है। जो बोला ये जाता है कि हमें बहुत अच्छा नाश्ता करना चाहिए जो आपकी पहले सुबह को काम का एक शुरुआत है। तो और दूसरा हमने लंच जो है वो खाते हैं, बाकी डिनर हम जो ज्यादा खाते हैं या किसी मेहमान को भी हम बुलाते हैं तो डिनर पे बुलाते हैं और हेवी डिनर होती है और लेट नाइट होती है। तो इसकी वजह से जो आपने बताया कि हमारे कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ रहे हैं। अभी हमें सर लोगों को बताना है कि हमारी जो एक्सरसाइज है, पहले जो लोग हैं 2-2 किलोमीटर पैदल चलते थे, अभी हम लोग बिल्डिंग में भी लिफ्ट में जाते हैं, नीचे उतरते हैं गाड़ी में जाते हैं। तो जो ये वॉकिंग है और उसमें जो ये अगर हमारे लोग ये करेंगे कम से कम अपना लिफ्ट इस्तेमाल करना छोड़ दें, कि सीढ़ी के जरिए वो चले जाए, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिल के मरीज नहीं है या जोड़ों का उनको दर्द नहीं है, तो उनको स्टेयर्स इस्तेमाल करें। या कहीं खरीदारी के लिए जाते हैं, आधा किलोमीटर गाड़ी दूर खड़ी करके आप आधा किलोमीटर वॉक करके, तो इस तरह की चीजें आप लोगों को बताएं कि वो कुछ वॉक उनकी हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। ये मेरा आखिरी जो टाइम होगा इसका डायबिटीज की डिस्कशन में, तो मैं तवज्जो लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल में आता है आपका वजन, आपके खाने पीने का तरीका और आपकी एक्सरसाइज। अच्छा, सबसे पहले वजन चार्ट्स अवेलेबल है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है तो आपका वजन 10-70 किलो होना चाहिए। और एक चीज BMI कहलाती है, वो मैं वजाहत नहीं करना चाहता, वो आपके डॉक्टर मेजर करेंगे कि BMI का लेवल कितना होना चाहिए। तो पहले तो अपने आप को अपना आइडियल वजन आपने अचीव करना है। वजन अचीव करने के लिए आपको एक होती है एक्सरसाइज जो मेंटेन करती है। देखिए, एक्सरसाइज से वजन कभी कम नहीं होता। लोग आमतौर पर मुझे कहते हैं जी मैं वर्जिश भी करता हूँ, वजन, आप पूरा घंटा एक्सरसाइज करें तो आपकी 250 कैलोरीज एनर्जी की यूज होती है जो कि एक बोतल कोका कोला के बराबर होती है। एक्सरसाइज आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सर्कुलेशन सही रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो कि हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी गर्माइश बॉडी में प्रोड्यूस होती है, वो सही रहेगी। वरना अगर आप सिर्फ डाइट करेंगे तो आपकी बॉडी जिस तरह रमजान में एडजस्ट नहीं होती खाने लोग खाने में, उस तरह एडजस्ट होगा। सो एक तो एक्सरसाइज आपने करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। एक्सरसाइज 3 किस्म की होती है। एक होती है सिंपल वॉक जिससे कि आपकी एनर्जी यूज होती है। एक कार्डियो एक्सरसाइज होती है जो कि सर्टेन स्पीड के साथ आपको चलना पड़ता है। और तीसरी स्टैटिक एक्सरसाइज जो वजन के साथ होती है जो कि मसल बिल्ड करती है। और ये डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि तीनों एक्सरसाइजेस आप कितनी देर तक कर सकते हैं। एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक पूरे हफ्ते में 150 मिनट्स अ वीक अगर आप वॉक करें तो आपकी काफी होती है। हर एक के पास मोबाइल फोन है, अगर आप 14,000 स्टेप का ऐप डाल दें कि आप दिन में 14,000 स्टेप्स करेंगे तो ये रीजनेबल एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और डाइट के बारे में बड़ा तवज्जो देता हूँ। 90% लोग कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मेरा वजन कम नहीं हो सकता। आप सिर्फ इनको कहें कि एक दिन लिख के दें कि क्या खाते हैं दिन में, आप हैरान होंगे कि वो खाने कुछ चीजों को समझते नहीं। हमारा गुजरांवाला एक वजीराबाद इलाज है, वो खाना सिर्फ खाने को समझते हैं। बर्गर किंग ने एक सर्वे किया था कि आदमियों की एम्प्लॉयमेंट किस टाइम पर ज्यादा है। सब जगह में 2 बजे 1 बजे था, सिवाय गुजरांवाला लाहौर में जहाँ 11 बजे भी ज्यादा थी और 2 बजे भी ज्यादा थी।
उन्होंने पूछा कि ये क्या है, बर्गर खाना है, तो खाना भी तो खाना है। यानी उस एरिया में बर्गर खाने को खाना समझा ही नहीं जाता। तो हम खाना समझते हैं उसको कि बहुत हेवी खाना हो। खाना आप ज्यादा अच्छा नाश्ता करें, लेट लंच करें, रात को रोटी चावल नहीं खाने, क्योंकि रात को एक्सरसाइज नहीं होती। रात को आप शोरबा लें, दही लें, टिक्का लें और फ्रूट लें। इसी तरह आपके ऊपर कोई ममानियत नहीं है दालों की, कोई ममानियत नहीं है सब्जी की, कोई ममानियत नहीं है गोश्त की। बेहतर है अगर व्हाइट मीट खाएं, चिकन और फिश। फ्रूट आप हर किस्म का खा सकते हैं, सिवाय उन फ्रूट में जिनमें शुगर ज्यादा होती है, एकदम बॉडी के शुगर रेज करते हैं, और उसमें आम, खजूर, केला और अंगूर है। तो ये इन खाने की एहतियात करें। तरबूज आप खा सकते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एनर्जी कितनी चीज कितने में होती है। अगर आप 100 ग्राम खजूर लेंगे तो उसमें 16 कैलोरीज होती है, और अगर 100 ग्राम खजूर लेंगे तो उसमें 250 कैलोरीज होती है। वजन तो दोनों का 100 ग्राम। तो हम डाइट की तरफ अपनी तवज्जो देंगे, किस टाइप की फूड खा रहे हैं, फिर टाइमिंग ऑफ द फूड की तरफ तवज्जो दें। एक्सरसाइज मैंने बता दिया, मिनिमम 150 मिनट्स अ वीक या 14,000 स्टेप्स अपनी ऐप डाल दें अपनी, और वेट को अपने आइडियल वेट पर लाने की कोशिश करें। और ट्रीटमेंट में लास्ट बट नॉट लीस्ट में जरूर कहूंगा कि डायबिटीज टाइप 2 की ट्रीटमेंट आखिर में जरूरी इंसुलिन की कमी है और आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि जी लाख रुपए ले ले की दवाई लिख दे लेकिन इंसुलिन ना लगाए। इंसुलिन फर्स्ट ट्रीटमेंट और लास्ट ट्रीटमेंट है। तो इंसुलिन का लगाने से ये होता है कि आपकी बॉडी में सिस्टम में इंसुलिन चली जाती है, तो आपका लुबलबे पर जोर नहीं पड़ता और लुबलबे के सेल दोबारा ग्रो करना शुरू करते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर इंसुलिन लगाए तो उसकी अहमियत को जांच के आप इलाज लें। गोलियां, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब चीजें शुगर को लो करने के लिए है, लेकिन जो इंसुलिन की कमी है उसको पूरा करने के लिए कभी ना कभी आपको इंसुलिन जरूर लगानी पड़ेगी। लेकिन आजकल नई दवाइयां इतनी अच्छी निकल आई हैं, कुछ शुगर को पेशाब के जरिए निकाल देती हैं, कुछ पखाने के लिए जरिए निकाल देती हैं, और कुछ पैंक्रियास की नशोनुमा ज्यादा बेहतर कर देती हैं, जिगर में शुगर बनने को रोकती हैं। अगर ये सब चीजें तदाबीर करें तो इंशाल्लाह ना आपकी कॉम्प्लिकेशन होगी और लेवल, और ना आपकी प्रॉब्लम्स होगी, ना किडनी सेंटर की जरूरत होगी और ना कार्डियोवास्कुलर। अगर बाकायदा अपनी डिसिप्लिन रखें, शुगर का कंट्रोल हर 3 महीने अपने डॉक्टर के पास जाए ताकि वो चेक करे बाकी सिस्टम्स को। तो इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी और कंफर्टेबल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा बताया सर। मैं भी इसको समझता हूँ कि लोगों को ये बहुत बताने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, हालांकि इंसुलिन बेस्ड इलाज है। क्योंकि वो दवाइयों का आप तो सर डॉक्टर ने प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, तो आप देखते हैं कि रेटिनिन कैसी गड़बड़ कर रही है, ग्लूकोफेज उसमें हो रहा है, कहीं पायोग्लिटाजोन आप देते हैं कि उनका लिवर फंक्शन कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का कोई नुकसान नहीं है। और ये हमारे मुल्क में जो हमारे हीरो है वसीम अकरम, देखें वो डायबिटिक है और इंसुलिन पे स्टिल वो हेल्दी है। देखिए इंसुलिन ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है, बच्चों में, नियोनेट्स में दी सकती है, अडल्ट्स में दी सकती है, ओल्ड पीपल में दी सकती है। इंसुलिन के अब नई इंसुलिन निकल आई है। पहले इंसुलिन में 2-3 डेंजर होते थे कि शुगर लोअरिंग का खतरा होता था और मोटापे का खतरा। अब नई इंसुलिन बनी है, उनमें ये खतरात नहीं होते। अगर एक टीका लगाए तो 24 घंटे में आपके शुगर को रीजनेबल कंट्रोल कर सकते हैं, और हफ्ते वाले भी टीके निकल रहे हैं, और ओरल भी इंसुलिन आने के इम्कान है। अब इनहेल्ड इंसुलिन तो आ गई है। तो ये रिसर्च काफी, और लेकिन इंसुलिन ट्रीटमेंट है, और ये आखिरी ट्रीटमेंट पता क्या, इसमें मैं समझता हूँ हमारे डॉक्टर्स का भी कसूर है। हम डॉक्टर कहते हैं मरीज को कि ये एहतियात करो, ये गोलियां खाओ, नहीं खाओगे तो फिर इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो ये किसी का थ्रेट है। अगर आप पहले दिन ये मरीज को सामने रख के अगर बताएं कि देखें, जब आप जिस दिन आपको डायबिटीज शुरू हुई है 50% बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं वो खत्म हो चुके हैं, और हर साल ये 4 से 8% खत्म हो रहे हैं। जितना जल्दी आप इंसुलिन सिस्टम में डालेंगे इनकी डेथ बंद हो जाएगी। तो मरीज लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल सर। तो ये बात तरीका है, काउंसलिंग इसको कहते हैं,
कि जब भी आप डायबिटीज का मरीज देखें, मैं डॉक्टर्स को कह रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, तो उसके साथ 10-15 मिनट इनिशियली काउंसलिंग जरूर करें। डाइट और जैसे स्मोकिंग है, कोई फायदा नहीं अगर बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट आप हैं, अगर मरीज की स्मोकिंग नहीं बंद करेंगे, कोई फायदा नहीं आपके डायबिटोलॉजिस्ट बनने का अगर आप इस फ्लू का इंजेक्शन उनको और नमोनिया का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो एक आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्टर बनना चाहिए, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमारे CME होते हैं डॉक्टर्स के लिए, आउटरीच के लिए, और आप जैसे प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको भी ये नॉलेज हो और वो भी ये प्रैक्टिस कर सके। ये बहुत आपने भी जिक्र किया, ये बाइट को एक क्रेडिट जाता है वासिफ साहब को, जो पहली दफा हमने देखा कि उन्होंने एक अलग काउंसलिंग का सेशन, अलग डाइटिशियन अलग बिठाई है उनको समझाने के लिए, और डेली उनकी काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी डॉक्टर के पास जाता है, तो कई हमारे डॉक्टर होते हैं तो वो टाइम कम देने की वजह से मरीज को उतनी काउंसलिंग नहीं हो पाती, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी हमारी आवाम जो है, खुद जो हम गाने सुनने पे टाइम लगाते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन गूगल पे जाके हम सर्च पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर पढ़े लिखे लोग खुद भी जाएं तो यूट्यूब पे मूवी भी मिल जाएगी जो डायबिटीज का आप बता सकते हैं, या उस पे जो नॉर्मल वैल्यूज भी पढ़ सकते हैं, सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा एफिशिएंसी हमारे यहाँ नजर आती है कि हम लोग मतलब घर अच्छा लेते हैं, गाड़ी अच्छी रखते हैं, लेकिन अपने सेहत पे बजट जो है आवाम वो खर्च नहीं करता है, कि अगर महीने में वो 1000-2000 अपनी हेल्थ पे लगाए और 3 महीने में डॉक्टर से मुआयना करवाए, तो काफी बीमारियों से मैं समझता हूँ देखिए बच सकता है। बहुत अच्छी बात आपने की, और ये आखिरी मैसेज है मेरा इस वक्त इस प्रेजेंटेशन में, कि देखिए हमने अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना, आप करोड़ों रुपए ले जाए सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन आप वो लाइफ पसंद करेंगे सिसक के आप अपने बेड के ऊपर फालिज के साथ और डायलिसिस करके लाइफ गुजारें, वो क्या लाइफ है? हम बिलीव करते हैं कि भी डेथ लाइफ तो टेम्पररी है, ये कभी ना कभी जाना है, लेकिन हंसते खेलते इंसान को सेहतमंद होके जब आपका वक्त आए आप चले जाएं। तो ये चॉइस जो है ये आपके पास है, जितना आप अपनी चेकअप्स रेगुलरली कराएंगे उतना आपकी अर्ली डायग्नोसिस होगी, अर्ली ट्रीटमेंट। एक दफा डिजीज एस्टेब्लिश हो जाए आपके बाद में, तो आप फिर शेरशाह से अपने स्पॉट्स तो नहीं ले सकते। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि the earlier the better। तो जितना जल्दी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज पर, प्री डायबिटीज स्टेज करें, डायबिटीज का भी हो गया तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करें, और अगर डॉक्टर आपको इंसुलिन या ऐसी चीज दे तो वो एक्सेप्ट करें कि ये नेसेसरी है आपके लिए। और लेकिन इन सब ट्रीटमेंट के बावजूद आपको जो लाइफस्टाइल है वो नंबर 1 है। 1000 दवाइयां भी आए, आपको एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और डाइट, ये आपको हर वक्त कंट्रोल करनी पड़ेगी, और अगर आप ये कंट्रोल करें तो आप देखें कि आपकी सेहत माशाल्लाह काफी अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, आखिरी में हम नाजरीन, हम ये जो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी टॉक आपने सुनी, और मैं सिर्फ आखिरी में 2-3 जुमले ये बोलूंगा। देखो, हम हमारे पास जिसके पास भी गाड़ी होती है, तो हमारी जो गाड़ी की बैटरी होती है वो उसकी कीमत भले 5000 होती है, लेकिन हम उसका पानी रेगुलर चेक करते हैं। अगर 2 हफ्ते में नहीं करते तो महीने में जरूर करते हैं, या जो हमारे घरों में जो बैटरी लगी होती है उसपे, तो हमें चाहिए कि अपना जो शुगर आपको है उसका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। आपके जो साल में जो लोग 40 साल से बड़े हैं, लिपिड प्रोफाइल नहीं कराते, या जो शुगर है HbA1c नहीं कराते, तो वो कई कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। तो क्रिएटिनिन नहीं करवाते साल में एक दफा, उनके गुर्दे खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां वो हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे पहले बताया कि हमें तो एक तो प्रिवेंशन करनी चाहिए कि हम उनसे बचें। दूसरा, डॉक्टर ईसा लैब जो है पूरे शहर में जो 24 आवर ये सर्विस देती है, वो तमाम जो डिजर्विंग पेशेंट्स है उनको डिस्काउंट भी देती है। हम अवेयरनेस सेशन भी करते हैं, कैंप्स भी लगाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना साल में एक दफा टेस्ट जरूर करवाएं, जो जरूरी टेस्ट है। लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, क्रिएटिनिन करवाएंगे तो आप गुर्दे से, और आपका डायबिटीज का पैकेज। जी बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल
तो ये आप क्रिएटिनिन करवाने से आप गुर्दे की उसके बच सकते हैं, अपना रेगुलर चेकअप साल में एक दफा आंखों का करवाने से ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये थोड़ा भी अपना ख्याल करें तो पाकिस्तान में हम कई लोगों को सेहतमंद एक जिंदगी मिल सकती है। और हमारे जो एक दफा कोई अगर ब्लाइंड हो जाए, जिसका रीनल फेल्यूर हो जाए या एम्पुटेशन हो जाए, तो आप समझते हैं पूरी जिंदगी उसका भी नुकसान होता है और उसकी अपनी फैमिली भी मुतासर होती है। तो डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो जरूरी टेस्ट साल में एक दफा जरूर करवाएं, और डॉक्टर ईसा लैब जो डिजर्विंग पेशेंट को बिल्कुल कंसीडर करके उनको डिस्काउंट भी देगा और उनको होम सर्विस भी, फ्री कलेक्शन भी देता है सर्विस। तो मैं समझता हूँ आप इसका फायदा उठाएंगे तो हमारा सेहतमंद सोसाइटी होगी, तो एक सेहतमंद पाकिस्तान बन जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब का कि उन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। I think we